शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। देश में तूफान बिपरजॉय आने की घोषणा है, जिसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक अलर्ट है। लेकिन एक तूफान सियासत में भी उठा है, जिसकी जमीन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैयार की है। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव समय से पहले होने का अंदाजा होने लगा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में तकरीबन 1 साल का वक्त बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विपक्ष जहां एकजुटता के दावे ठोक रहा है, वहीं बीजेपी सत्ता में हैट्रिक लगाने को बेकरार है। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशंका जताई है कि लोकसभा चुनाव तय समय से पहले भी हो सकता है, जिसको देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम निपटाने के निर्देश दिए। नीतीश की भविष्यवाणी जैसे ही सामने आई, वैसे ही सियासत भी गर्मा गई। एक तरफ नीतीश के मंत्रियों को कहना है कि बीजेपी हार के डर से जल्द चुनाव करवाना चाहती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को महागठबंधन के टूटने का डर सता रहा है। इन सब के बीच खबर यह भी है कि बीजेपी ने बिहार में नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है, जिसको लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर होंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब नीतीश से नाराज दलों के साथ चर्चा करके उनके साथ गठबंधन कर सकती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आखिर नीतीश को समय से पहले चुनाव होने का अंदेशा कैसे हो गया? आखिर समय से पहले लोकसभा चुनाव कराकर किसे फायदा होगा? क्या महागठबंधन के जरिए विपक्ष के लिए 24 की राह आसान होगी? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट, जो आज दिन भर इस टॉपिक को लेकर के क्या कुछ चला है, उस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके बात कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले ही सभी दलों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज होने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को घेरने के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी कर डाली है। उन्होंने वक्त से पहले लोकसभा चुनाव होने की आशंका भी जताई है। 24 की जनवरी तक हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए। कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कुछ जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? काम तो तेजी से होना ही चाहिए और अच्छी बात है ना भाई। चुनाव तो मान लीजिए कब क्या होगा नहीं होगा तो केंद्र वालों के हाथ में ही है। तो उस हिसाब से अपना जितना काम है, जितना हम लोग कर रहे हैं, वो समय से पहले पूरा हो जाए तो उसमें बाधाएं नहीं आएंगी। कोई ठीक नहीं, हो भी सकता है। हम तो देखिए, जब से महागठबंधन बनी है, हम लोग नीतीश जी एक साथ हुए हैं, तब से घबराहट जो है इन लोगों के खेमे में है और लोग डरे हुए। हम बार बार क्यों कह रहे हैं? कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले? हम पहले भी बोल रहे हैं, ये हर एक काम करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है। इससे पहले भी तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा था कि बीजेपी कर्नाटक में हार के चलते लोकसभा चुनाव की घोषणा पहले कर सकती है। दरअसल विपक्ष का ऐसा मानना है कि बीजेपी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे में बीजेपी समय से पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। नीतीश कुमार की भविष्यवाणी को लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। एक तरफ नीतीश सरकार के मंत्री इस भविष्यवाणी को लगभग सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार को अपनी हार का डर सता रहा है। नीतीश कुमार जी ने अंदेशा व्यक्त किया है ग्रामीण कार्य विभाग के योजनाओं को कि सड़कें जल्द से जल्द बना दीजिए, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी बैठी हुई हुकूमत है जो कर्नाटक में हनुमान जी का गदा लगने के बाद, हिमाचल में चुनाव हारने के बाद और जिस ढंग से उज्जैन में भगवान शिव का मूर्ति टूटना, ये सब राजनीति के अपशकुन हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की संभावित हार के मद्देनजर
मोदी शाह यह फैसला ले सकते हैं कि चुनाव समय से पूर्व करा दे, और 23 जून की बैठक के बाद तो इनकी और बेचैनी बढ़ने वाली है। देखिए, तो वही बता सकते हैं। मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए कुछ ऐसी बात बोलो जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। उन्हीं से पूछिए ना कि नरेंद्र मोदी को इनको सूचना मिली है क्या कि नरेंद्र मोदी को ऐसा सोच रहे हैं, कर रहे हैं। अगर वो इस तरह की बात नहीं बोलते तो सुर्खियों में तो नहीं रहते वो। इसलिए जिसका कोई आधार नहीं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, उस तरह की बातों को बोलना, अब उनके दिमाग में कहीं ये हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव पहले कराना चाहते हो, तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा और इसकी जानकारी नीतीश कुमार को मिल गई, तो यूं ही कुछ बोल देना, एक हवा में पत्थर फेंक देना। एक तरफ नीतीश कुमार भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मिशन बिहार को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। विपक्ष की एकता में फूट की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी के दिग्गज अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा करेंगे और नीतीश से रूठी पार्टियों से संपर्क साधेंगे। बीजेपी किस तरह से देख रही है, ये कोई बात हुआ? बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनके स्वागत में रहेंगे और वो दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते हैं, काम करेंगे। विपक्ष साल 2023 के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन विधानसभा चुनावों के नतीजों का लोकसभा चुनाव 2024 पर बड़ा असर हो सकता है, जिसको लेकर बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एक साथ आने के लिए मजबूर है। लेकिन जब साथ आने का वक्त आता है तो आपसी महत्वाकांक्षा उनके आड़े खड़ी हो जाती है। अब ऐसे में नीतीश कुमार की ये भविष्यवाणी सही साबित होगी या नहीं, इसका जवाब भविष्य में ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो नीतीश कुमार की ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठेगी नहीं बैठेगी, नीतीश कुमार को ये बातें कैसे पता है, इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस के स्टूडियो में, ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, परिमल कुमार महासचिव जदयू के हमारे साथ, प्रेम कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में। सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले शुरुआत परिमल कुमार जी, महासचिव जेडीयू के। नीतीश कुमार को, क्योंकि बीजेपी के तमाम दिग्गज सुशील कुमार मोदी जी से लेकर गिरिराज जी तक तमाम लोग पूछ रहे हैं कि सुशील जी को कैसे, नीतीश कुमार को कैसे पता है कि लोकसभा से पहले क्या पता चुनाव हो जाए, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। अपने तमाम अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं, फटाफट जितनी चीजें, जितना बड़ा बड़ा काम है सब निपटा लो। देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का उद्देश्य जन कल्याण, लोक कल्याणकारी काम करना, सामाजिक न्याय की स्थापना के साथ विकास करना है। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि एक समय सीमा के अंदर जो भी विकास कार्य है वो पूरे हो। वही दूसरी ओर जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी, तो उनके राजनीतिक जीवन का एकमात्र एजेंडा सत्ता सुख प्राप्त करना है, और उसका बैकग्राउंड ये है, आप समझें, कई बैकग्राउंड है। हमारे आदरणीय नेता ने क्यों कहा इसके बारे में आप समझें। थोड़ा तेज बोलिएगा, थोड़ा तेज बोलिएगा। नहीं, विगत कुछ समय में जो चुनाव हुए या जो विभिन्न राज्यों में जो परिणाम आए चुनाव के, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगातार बीजेपी की विश्वसनीयता घटती जा रही है। जैसे कर्नाटक में भी आपने देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी आपने देखा, तो लगातार बीजेपी की स्थिति खराब हो रही है। और बिहार में बीजेपी ने सी वोटर्स के माध्यम से इंटरनल सर्वे करवाया था, है ना, जिसमें उसके जो नतीजे जो आए थे, सर्वे के नतीजे, उसमें कहा गया था कि 40 सीटों में से 37 सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी और मात्र 3 सीटों पर किसी तरह बीजेपी, है ना, को जीत हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक तो समस्या ये है। दूसरी बात कि बीजेपी के छटपटाहट का दूसरा कारण क्या है कि आप जानते हैं कि बिहार केंद्र के सत्ता परिवर्तन की सफल प्रयोगशाला रही है, और हमारे यहाँ 23 जून को सभी महागठबंधन के जो दल हैं, जिनकी चिंता भारत के संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र में जो आस्था रखते हैं, और साथ साथ जो बेसिक मुद्दे हैं आर्टिकल 38 के तहत, जो लोक कल्याणकारी स्वरूप राज्य का होना चाहिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जनता के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो उन सारे पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव से तो बीजेपी मात्र तानाशाह की तरह
पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, तो जनता जान चुकी है। और लगातार जो वादे किए गए थे 2019 में, उस पर बीजेपी असफल रही। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इन्होंने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मेक इन इंडिया प्रारंभ किया था 2014 में, और उसमें ये उन्होंने टारगेट फिक्स किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें जो ग्रोथ रेट था 60 to 25 ले जाया जाए, जिससे बीजेपी पूर्ण रूप से असफल रही। और फिर उन्होंने अभी हाल में घोषणा की थी कि हम वी विल अचीव द टारगेट बाय 2025। तो 2025 तक तो फिर ये इनके जो वास्तविक जो स्थिति है, जिस तरह ये फेल्योर झूठे वादे करते हैं, तो उनको डर है कि यदि 2025 में, जैसा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि बीजेपी किसी तरह सत्ता में वो आसीन होना चाहती है, और 2025 में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में उन्होंने टारगेट फिक्स किया है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी हो सकती है कि 2023 में ही वो लोकसभा का चुनाव करवा दे। और आप जानते हैं कि ऐसे भी प्रवक्ता बीजेपी के बहुत बड़ा सवाल है, हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता है, वो तुगलकी फैसले के लिए जाने जाते हैं। प्रवक्ता आपने देखा, ठीक है परिमल जी, आपने बीजेपी देखा कि नहीं लेट मी कंप्लीट ना, कि नरेंद्र मोदी अपने तुगलकी फैसले के लिए जाने जाता है, चाहे उससे लोगों की अभी और भी मेहमान है, उनसे मिलवा तो दे परिमल जी, और भी लोग हैं, आपने अपनी बात कही है, इनसे मिलवा भी देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं ऋषभ तिवारी जी। परिमल कुमार जी महासचिव हैं जदयू के, उनका कहना है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि बीजेपी अगले ही क्षण चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ करे। इस ऐसे में कोई ऐसे में सोचने वाली बात नहीं है। बीजेपी 2023 में भी 2 लोकसभा चुनाव कर सकती है अगर उसे लगा कि महागठबंधन कहीं उन पर हावी ना हो जाए लोकसभा चुनाव। क्योंकि जो सर्वे आ रहा है लगातार विश्वसनीयता घट रही है, ये कारण है। ठीक है ऋषभ तिवारी जी बताइए, आपने देखा कई विधानसभा चुनाव में डामाडोल की स्थिति बीजेपी की, इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2023 में चुनाव करवा सकती है बीजेपी। बोलिए। अच्छा बोले दीजिए, बोले। अच्छा नेताओं की जो बैठक परिमल जी बोलने दीजिए ना, ठीक है, आप सवाल आपका रख दिया मैंने, बोलने दीजिए, बोलिए। प्रीति जी सबसे पहले धन्यवाद चर्चा के लिए आमंत्रित करने के लिए। इन्होंने 3-4 वाक्यों को अपने डिबेट में लेकर ये आए। पहला इन्होंने कहा कर्नाटक इलेक्शन, हिमाचल इलेक्शन, और उस इलेक्शन के पॉइंट से अगर ये 2024 को नाप रहे हैं तो ये भूल गए कि उसके साथ साथ भी गुजरात इलेक्शन भी था, त्रिपुरा इलेक्शन। सर मैं बीच में स्टार्टिंग में रिएक्शन लेंगे परिमल जी, पहले रिएक्शन ले लेते हैं। इंटरनल सर्वे करवाया है वह भी ठीक है, पहले रिएक्शन ले लेते हैं परिमल जी, पहले रिएक्शन ले लेते हैं, फिर बोलिएगा जल्दी से। ऋषभ पार्टी में बोलने नहीं दिया जाता है क्या परिमल जी, इसलिए बीच में बोलने लग जाते हैं? लगातार पार्टी में बोलते बंद हो गई। ऐसे मत कीजिए प्लीज, बोलने दीजिए, चर्चा को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज, चर्चा को डिस्टर्ब मत कीजिए परिमल जी। मैं बोल लूं अपनी बातों को? हाँ बतलाएं। देखिए अगर ये चुनावी रिजल्ट इसका परिमाना होता तो ये काफी स्टेट हमने जीते हैं। और दूसरी बात, आपने एक विषय लेकर आए कि विश्वास, आज पूरी बिहार की जनता, ना केवल पूरी देश की जनता भी इस बात को मान रही है कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा विश्वासघात करने वाले व्यक्ति हैं। वो चाहे एनडीए के साथ रह के हो, चाहे यूपीए के साथ रह के हो, उन्होंने हर समय अपने बीमारी है क्या बीच में बोलने की? आपको ज्यादा मैं कॉन्टेंट दे सकता हूँ, आपसे ज्यादा तेज आवाज में बोल सकता हूँ, आपसे ज्यादा फैक्ट रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे शालीनता बनी रहे और जनता को समझ में आए। सच्चे समाजवादी है, नंबर 1। पहले बोलने दीजिए ना, एक करके तमाम पार्टियों को। इन्होंने कहा परिमल कुमार जी, ठीक है, 24 और 25 के चुनाव परिमल कुमार जी, अच्छा मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए। ये खुला भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलने वाली पार्टी है। परिमल कुमार जी, परिमल जी, आप जब बोल रहे थे तकरीबन मैंने आपको बहुत समय दिया बोलने का, तमाम जो लोग आए हैं शो में अपनी बात रख रहे थे, आपको सुन रहे थे धैर्यता पूर्वक। फिर से मैं आपको मौका दूंगी। स्पष्ट किया था कि 2024 और 25 के परिमल जी, मैं फिर आपको मौका दूंगी। परिमल जी डिबेट का फॉर्मेट नहीं है ये, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, आप समय बर्बाद कर रहे हैं परिमल जी, समय बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपको एक समय दिया था, निश्चित समय, आपने पूरी अपनी बातों को रखा। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं। आपने अपनी बात पहले वो रख लें, उसके बाद काउंटर पे जाएंगे हम। ऐसे कोई भी, सब अपना अपना समय छोड़कर यहाँ पर बैठे हमारे साथ ताकि अपनी बातों को रख पाए।
बीच में बोलेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा। जल्दी से ऋषभ तिवारी, उसके बाद फिर चंद्रमोहन वर्मा जी। प्रीति जी देखिए, मैं हाँ। आपको स्पष्ट कर दूं, जिस तरह का बेचैनी नीतीश कुमार के अंदर दिख रहा है वो स्पष्ट है। चाहे वो अपने, ये अच्छी बात है अगर अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कार्य को समय सीमित तक पूरा करे, ये अच्छी बात है, लेकिन जो बेचैनी वो इसलिए है कि उनके राज्य में उनके एक मिनट अरे क्या है चंद्रमोहन मतलब शर्मा जी हमारे साथ। नहीं क्या चल रहा है? अरे आपको बीमारी है क्या बीच में बोलने की? और 24 जून को प्रीति जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, फिर इनको ही बुलाना था। मीटिंग हो रही है और 29 जून इनको ही बुलाना था फिर। अमित शाह आ रहे हैं, बताइए शंकरता किनकी है, हमारी किनकी? मात्र हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की एक चंद्रमोहन कदम से शर्मा, नेता कांग्रेस के। क्योंकि ये समझते हैं कि भारत की जनता परिमल जी इनको रुक जाइए। परिमल जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सटीक है, लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं तमाम लोग हैं यहाँ, उनको पहले कंप्लीट तो करने दीजिए। आपको मैं काउंटर करने का बराबर मौका दूंगी, आप यहाँ कई बार आ चुके हैं। नहीं मैम, बीच में टोकने से आप समय जा रहा है, प्लीज समय खराब हो रहा है। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस के नेता, विपक्षी पार्टियां बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को अपने महागठबंधन पे भरोसा नहीं है, 24 के पहले महागठबंधन कभी भी टूट सकता है, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बातों को बीजेपी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हो सकता है, तो कोई ठीक नहीं है कि 2023 में ही लोकसभा के चुनाव हो जाए। क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी का तो ये पैमाना बीजेपी पे खुद पे साबित हो जाता है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। बीजेपी के लिए कावत चितार था, दुनिया जानती है उस बात को। बीजेपी और नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ बैठ के खूब मलाई खाई है इन्होंने, और उस समय सुशासन बाबू भी थे, नीतीश कुमार जी के ईमानदार नेता भी थे। अगर एक व्यक्ति ईमानदार नेता है और सुशासन को अच्छे ढंग से चला सकता है और वो आपका साथ छोड़ दे, तो फिर गलत कैसे हो जाएगा? तो वो गलत नहीं है, गलत भाजपा है। नीतीश कुमार जी साथ मिलके फिर मलाई खा रहे थे, अगर आप मलाई की बात कर रहे हैं। प्रश्न तो यही आ गया ना कि गलत कौन हुआ? भाजपा, क्योंकि आपने एक व्यक्ति के साथ शासन चलाया तो ठीक था, शासन में छोड़ दिया। अभी ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी अपने अलायंस को मेंढक बोल रहे हैं, अब वहां भी तिलमिलाट हो रखी है। ठीक उसी का प्रभाव एक जगह और भी पड़ रहा है, हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर भी जेजेपी के साथ इनकी कड़वाहट आ रही है, क्योंकि जब सत्ता के गलियारे की गूंज पास आने लग जाए तो भाजपा के नेताओं को अहंकार चरम सीमा पे पहुंच जाता है और वो अपने अलायंस को मगरमच्छ की तरह खाने को तैयार रहते हैं। लोकसभा चुनाव की बात समझ में नहीं आती, अचानक से ये कह जाना कि जल्दी जल्दी से तमाम जो योजनाएं हैं उसे लागू कर दीजिए, अपने अधिकारियों को ये कहना कोई भरोसा नहीं है 2023 में लोकसभा चुनाव होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा चुनाव 2023 में अगर ऐसा होगा नहीं, तय समय और शेड्यूल के हिसाब से लोकसभा चुनाव होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, लेकिन ऐसे बोलने के पीछे का जो लॉजिक है वो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नजर आए। साथ में इससे एक और मैसेज जाता है कि लोकसभा चुनाव की जल्दी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं, एक नॉर्मल वक्तव्य, एक पॉलिटिशियंस का एक वो वक्तव्य है कि 2024 के इलेक्शन पहले भी हो सकते हैं और वो स्वाभाविक है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, दोनों चुनाव के लिए तैयार हैं, केंद्रित होकर दोनों की रणनीतियां इस चीज पे लग रही हैं। उसी के अंदर अगर नीतीश कुमार जी ने जो वक्तव्य कहा है तो वो उनका एक राजनीतिक वक्तव्य है। अब उसका मायने भाजपा कहां निकालना चाहती है निकालती रहे, लेकिन तैयार है विपक्ष आपसे लड़ने के लिए, क्योंकि 24 का इलेक्शन भाजपा मुद्दाहीन है और विपक्ष मुद्दों से युक्त है। क्योंकि आज एनर्जी के साथ भाजपा से प्रश्न पूछने के लिए विपक्ष तैयार है, इसीलिए एक तलमिलाट है। भाजपा जवाब देगी इस बात का, अगर भाजपा को लगता है गलत तैयार है, विपक्ष तैयार है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ऋषभ जी, विपक्ष तैयार है, इसीलिए तिलमिलाहट है बीजेपी के खेमे में, और इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटमेंट है वो बोल गए होंगे, तिलमिलाहट बीजेपी में। देखिए प्रीति जी, नीतीश कुमार के स्टेटमेंट से स्पष्ट हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, अरे चुप रहिए जनाब, आप देखिए मैं डिबेट को शोर नहीं ले जाना चाहता हूँ, आपसे कई ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, कई ज्यादा इंटरप्ट कर सकता हूँ, कई ज्यादा फैक्ट रख सकता हूँ, कई ज्यादा बोलती बंद कर सकता हूँ। बिहार की धज्जी उड़ाने वाले चुपचाप चैनल पर बैठे रहे, बिहार की गरिमा को गिराने वाले चुपचाप चैनल पर बैठे रहे, बिहार को पलायन के लिए एक नागरिकता स्थिति नहीं बनाने वाले चुपचाप चैनल पर बैठे रहे। बिहार का नागरिक भटकता है और नीतीश कुमार राजनीतिक सत्ता भोग के लिए केवल गठबंधन करता है। नीतीश कुमार के अंदर गिरगिट भी शर्म आ जाए, जिस कदर नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक रंग बदलता है, शर्म आती है पार्टी के प्रवक्ताओं पे, ऐसी पार्टी के नेताओं पे जो अपने पार्टी के मुखिया के गलत नीतियों को यहाँ के डिफेंड करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है, वो केवल सत्ता भोग देश भ्रमण कर रहे हैं। अच्छा होगा कि बिहार में एक सेकंड रुक जाइए, धैर्य
धैर्य। अरे ये पार्टी के इनके संस्कार है, ये इनके संस्कार जो इतने उम्र होने पे भी एक लोकतंत्र की परिभाषा को गला घोटते नजर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, लोकतंत्र पता है किसे कहते हैं? प्रेम कुमार जी, 2024 लोकसभा चुनाव और ऐसे में कयास लगाना कि 2023 में ये आम चुनाव करा लिए जाएंगे। तमाम योजनाएं जो हैं राज्य की, डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, उनका भी बयान आया है कि जल्दी से लागू करें, फटाफट निपटान करें और 2024 कभी भी हो सकता है लोकसभा चुनाव। ऐसा अमूमन होता नहीं है, तय समय शेड्यूल जो होता है उसी के हिसाब से आम चुनाव हमेशा तकरीबन, अगर हम माने कभी इमरजेंसी और ऐसी कोई हालात हुई हो उसको छोड़कर, हमेशा तय समय से होता है। लेकिन अपने राजनीतिक मकसदों को साधने के लिए बीजेपी एक तरफ से ये कह रही है कि महागठबंधन पार्टी चाहती है कि 2023 में चुनाव हो जाए, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है कि कौन सी पार्टी अगले पल छोड़ के चली जाएगी उन्हें। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो ये है कि ऐसा होता है, समय से पहले चुनाव हुए हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उनको लगा था कि पूरे देश में फील गुड है, तो समय से पहले उन्होंने चुनाव कराया था और वो चुनाव हार गए थे। इसलिए ऐसा होता है और इसलिए नीतीश कुमार जी ने जो बोला है उसकी अहमियत है। नीतीश कुमार ने दरअसल एक छौंक लगाया है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में और पूरा बज क्रिएट हो गया है। और ये इसमें क्या है, उनका कोई नुकसान नहीं है। अगर बीजेपी इस पर रिएक्शन देती है कि हाँ हम पहले करा सकते हैं, तब भी वो उसका राजनीतिक मायने निकालेंगे कि देखो समय से पहले कराने की बात है। अगर वो करेंगे कि नहीं टाइम नियत समय पर होगा, तब भी नीतीश कुमार बल्ले बल्ले कि देखो अभी चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है। तो इससे नीतीश कुमार का कोई नुकसान नहीं होना है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जिससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है जिसको वो बनाना चाहते हैं, चुनावी फिजा जो तैयार करना चाहते हैं, जिसके लिए 23 जून को बैठक हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है और उस पर पूरे देश में हलचल मच रही है। ठीक है, शगुफा छोड़ा है अलग बात है, पॉलिटिकल सिनेरियो मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ठीक है, शगुफा छोड़ा अलग बात है, ठीक है मैं आती हूँ आपकी बात। शगुफा छोड़ा है अलग बात है, तीतरराम मांझी की पार्टी उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया, छोड़ के गए। अब ऐसे में बीजेपी से ही कह रही है कि उन्हें डर है कि क्या पता महागठबंधन 2024 के पहले धराशायी हो जाए, टिके ही ना। देखिए, महागठबंधन निश्चित रूप से जो कंस्टिट्यूएंट मेंबर्स हैं उसको जोड़े रखने की कोशिश में है और उसमें से कुछ छिटक सकते हैं, यह भी संभव है। उल्टा इसमें कुछ जुड़ भी सकता है, जैसे पप्पू यादव जैसे व्यक्ति लोग जुड़ भी सकते हैं। तो अभी चूंकि बिहार की सियासत को देखें तो बीजेपी के साथ भी मुकेश सहनी जुड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा तो हैं ही, उसके अलावा जीतन मांझी हैं। तो एक लामबंदी हो रही है। तो लामबंदी, इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक रूप से अपने आप को भी कमर कसने के लिए, चुनावी फिजा में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी, और बीजेपी को एक ललकारने वाली भाषा में बोलने के लिए, ये हर तरह से एक राजनीतिक बयान है। ऋषभ तिवारी कुछ कह रहे हैं। आप लोग इस एक मुद्दे से हम इस डिबेट में भटक रहे हैं, जो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी काम को पूरा कीजिए। वो उनके अंदर बेचैनी इसलिए भी है क्योंकि जनता के बीच जब वो चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि केंद्र की योजनाएं तो चल रही है, राज्य की योजनाएं क्यों पेंडिंग है, क्यों पुल गिर जा रहा है, क्यों अभी तक काम नहीं हो रहा है, किस मुंह से हम आपको वोट दें, किस लिए वोट दें। तो ये विषय जब निकल कर आएगा, इसलिए बेचैनी नीतीश कुमार की है। और जहां तक चुनाव की बात है, आज हो या कल हो, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों में जगह बनाया है और हम किसी चुनाव से नहीं डरते और ना डरने वाले। चलिए, बहुत ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वापस चलेंगे इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जदयू से परिमल कुमार जी। पहला सवाल परिमल जी से। परिमल जी, 2024 तक गठबंधन टिकेगा नहीं टिकेगा, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। गिरिराज जी कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं पहले टिक जाए फिर आगे बात करेंगे ना। जवाब दीजिए परिमल जी, जवाब। परिमल जी, आप जरा ये बताइए कि जिस जेपी आंदोलन के तहत नीतीश कुमार जी का जन्म हुआ, उस जेपी आंदोलन की हत्या, वहां लोकतंत्र की हत्या करने वाले के साथ वो क्यों गठबंधन में बने हुए हैं? जिस आंदोलन के तहत जेडीयू निकली, आज उसी का गला घोट रहे हैं। क्या विचारधारा है नीतीश कुमार की? क्यों आखिर बिहार के युवाओं के लिए वो क्या कर रहे हैं? जो युवा आज पलायन को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं? महिला सशक्तिकरण बैठा रहे हैं। आने वाला चुनावी मुद्दा क्या होगा, बताइए परिमल जी, जवाब दीजिए। इंडिया का सवाल में इंडिया पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है, बिहार का युवा पूछ रहा है, बिहार की महिला पूछ रही है, बिहार का किसान पूछ रहा है, क्यों पुल गिर रहे हैं, क्यों नदी में पुल गिर रहा है, क्यों रोड टूट रहे हैं,
परिचय दिया गया, इसलिए परेशान है, क्यों चक्कर लगाया जा रहा है, क्यों हत्या हो रही है, क्यों हमें शराब बिक रहा है, क्यों शराब माफिया जन्म ले रहा है, इसका जवाब देना होगा। क्यों तेजस्वी यादव परियोजनाओं को बढ़ा रहे हैं, क्यों एक ही पार्टी के लोग डिसाइड करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे चारा घोटालों के साथ आवाज नहीं आ रही है परिमल जी। बना रहे हैं। ठीक है ऋषभ पूछ रहा है जनता, पूछ रहा है युवा। आवाज परिमल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। परिमल जी जवाब दीजिए, पूछ रहा है आज युवा, क्यों बिहार में आज इस रही है, क्या नीतियां आपके आने वाले चुनाव में? देखिए स्थिति में बदला दो। देखिए नरेंद्र मोदी संविधान को उल्लंघन करने के लिए जाने जाते हैं, व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा परिमल जी जो संसदीय परंपरा नहीं हो, परिमल जी को इसको नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। आप देखिए इन्होंने राष्ट्र जो संसद भवन के निर्माण के लिए इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। आपको बहुत लेना देना है। कभी ये किसी तरह उन्माद उत्पन्न करना चाहते हैं और किसी तरह सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, यही इनका उद्देश्य है। और ये किए हुए हैं किसी और आप जान रहे कि ये तो संवैधानिक जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं उसी तरह मैं बार-बार कहूंगा, जिस रूप से प्रस्ताव को दबाव डालकर जल्द से जल्द अपने हित कर सकते हैं। और यही चिंता हमारे यही आशंका हमारे आदरणीय नेता ने व्यक्त की, जिसके कारण ये तिलमिला गए। इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये अपनी नैतिकता खो चुके हैं, ये अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं, आपको जवाब जान चुकी है। ऐसे भी ये समझते कि जैसे जैसे समय बीतेगा महागठबंधन के सभी दल मजबूत होते चले जाएंगे। इसी तिलमिलाहट से के कारण इनकी स्थिति देखिए, पूरे इनके केंद्रीय मंत्री जो है वो बिहार का ही दौरा करते हैं। आप समझिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के एक स्टेटमेंट से इनके पसीने छूटने लगते हैं। राइट, तो इनकी हार तो निश्चित है। और इसी और जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा ये तो संवैधानिक संस्था पर दबाव डालकर अपने हित में कुछ भी निर्णय कर सकते हैं। सब चंगा है जी, ना तो कोई घुसा है जब बफर जोन में घुसा, सब चंगा है जी। क्योंकि देश के अंदर महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, ब्रजभूषण को बचाना है, सब चंगा है जी। देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, सब चंगा है जी। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, सब चंगा है जी। अरे तुम चुप रहो यार। बीजेपी अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न के लिए डाल जाती है, बीजेपी किसानों को उत्पीड़न के लिए डाल जाती है। परिमल जी बोलने दीजिए, कांग्रेस के नेता आपके साथ गठबंधन में, आप ही के साथ आपके साथ गठबंधन, बोलने दीजिए कांग्रेस के नेता बोलने दीजिए, बोलिए। बेटी डराओ ब्रजभूषण को बचाओ, सब चंगा है जी, बिल्कुल चंगा है। क्योंकि महंगाई बढ़ती रहेगी, आप अपना काम करते रहोगे, मुद्दों की बात से आप भटक जाओगे। आपको चिंता यह कि विपक्ष को इकट्ठा हो रहा है, आपको यह चिंता नहीं कि देश के अंदर 2014 के अंदर कौन से मुद्दों के ऊपर आपने जन्म लिया था, किससे सत्ता परिवर्तन हुई थी। आज 2014 से 2019 और 24 के मुहाने के ऊपर आपने क्या काट दिया देश को, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, देश की विदेश नीति के ऊपर क्या दिया, महिला सुरक्षा के ऊपर हमने क्या दिया। बहुत हुआ अत्याचार अब की बार महिला भाजपा सरकार, क्या हुआ आज आपके कारण। एक महिला अपनी इस्मत के लिए खड़े होकर आपसे पेशेंट करती है, वो पूरी भाजपा एक मंत्री को बचाने के लग जाती है, और आप विपक्ष में कोई पेशेंट खड़ा करते हैं। अच्छा है, ये आपका अहंकार आपकी चरम सीमा पे होना चाहिए। क्योंकि 1980 की जननी भाजपा एक ऐसे दौर से भी गुजरी थी जब उसके बाद 2 भी सांसद खैरात में मिलते थे। अगर आज आपको एक 80 के बाद के प्रवर्तन के बाद सत्ता मिली है तो अहंकार आपका बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि देश की जनता ने आपको दिया है। आप मुद्दे क्या है आज आपके पास, आज मुद्दे पे इलेक्शन लड़ोगे आप। मुद्दे बताइए आप 24 के अंदर मुद्दा क्या है। मुद्दा नीतीश कुमार है या मुद्दा यह है कि पीडीपी से गठबंधन करेंगे और उसके बाद पीडीपी को जेल बंद कर देंगे, पीडीपी के साथ अत्याचार करेंगे, पीडीपी को अपने साथ जोड़ देंगे, पीडीपी के साथ बैठ के राज्यपाल को 300 करोड़ की रिश्वत का घूस देंगे, फिर उसके साथ उसकी बात को काट देंगे। आपका राज्यपाल आप पे पुलवामा में प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, दही जम जाएगी आपके नेताओं के मुंह पर। मुद्दों में जवाब मांगना आपसे हमारे को, मुद्दों में भंगने नहीं देंगे। 2014 में जब हम चुनकर आए, उसके बाद पहली बार इस देश में स्वच्छता से लेकर, योगा से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा तक एक क्रांति लाने का काम किया। करोड़ों घर को आवास योजना दिया, लाखों घर में हर घर का जल दिया, रोड बनाए, 18,000 गांव में बिजली पहुंचाए। और यही नहीं, पहली बार हमारे देश का डिफेंस आत्मनिर्भर बनने लगा। अनेक जगह
और एक बात, ये कहते हैं 24 भारत बदलता भारत आवाज बंद करवानी पड़ेगी। परिमल जी पहले बोलने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। बोलना बंद नहीं करा भाई। परिमल प्रीति जी मुझे आपके पैनलिस्ट की चिंता हो रही है, बेचारे को खांसी हो रही है, पानी वानी सर है बगल में, पी लीजिए। परिमल जी पहले बोलने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। को बोलने नहीं दीजिए, जनता को बोलने नहीं प्लीज बोलिए। प्रीति जी हमारा स्पष्ट है कि हम देश के अंत्योदय ऑडियो बंद कर दीजिए प्लीज परिमल जी का। सुरक्षा से लेकर अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उस हर मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। और जो हमने 9 सालों में किया है, इस देश ने पहली बार आदिवासियों को सम्मान मिलता इस 9 साल में देखा है। आदिवासियों के हित की बात हर कोई करता है, लेकिन पहली बार जनजाति गौरव दिवस देने का काम इस मोदी सरकार में किया गया। आज कांग्रेस हमेशा यह कहती है कि हमने देश के लिए कुर्बानी दी, शहीद हुए, लेकिन उन आदिवासियों ने जिन्होंने अनेक शहीद हुए इस देश की कुर्बानी दी है, इस देश के लिए, उनके लिए पहली बार संग्रहालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15 करोड़ रोजगार कहाँ है, देश की स्मार्ट सिटी कहाँ है, देश का काला धन कहाँ है। जो 500 रुपए जो नोटबंदी करी थी, उसके ऊपर जिस नोटबंदी के बाद काला धन नहीं आना चाहिए था, 2000 के नोट क्यों बंद करने पड़ गए। 700 लोग जो जान की शहादत दे गए, उसका जिम्मेवार कौन है। किसानों के काले कानून को जबरदस्ती पास करवा के यू टर्न लेने के बाद फिर वापस ले लेना और 700 किसान की शहादत के ऊपर मुख बने रहना, बोलना ना, उसके जिम्मेवार कौन है। ये सब प्रश्न का आपको जवाब देना पड़ेगा। ऊंची आवाज से बात नहीं करनी, नहीं निकलने देंगे आपको। मुद्दा विपक्षी पार्टियों का एक मुद्दा होता है। 65 साल की बनावट और सलावट को बेचने के लिए आपको 10 साल लग गए। उसके बाद आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर देश को दिया, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर जितने आपने रिबन एम्स के काटे, कितने आज 10 साल के अंदर एम्स सेटल्ड हुए हैं। ये डाटा दे दीजिए मेरे को, मैं चैलेंज करता हूं आपको। रिबन काटना छोड़ के उसके बाद जितनों को आपने घर दिया, कितनों को घर मिल गया, वो डाटा दे दीजिए। कितनों के आपने शौचालय की योजना चालू करी, कितनों में शौचालय, कितनों में छत है, नल में पानी होगा, पानी में जल होगा, जल में टब होगा और टब में घर किचन होगा, किचन के अंदर सस्ता सामान होगा। क्या दिया आपने महंगाई के दौर के ऊपर एक महिला को? हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, आप 1200 में दे रहे हैं। जल आवाज सबकी बात की मैं आपको बता दे रहा हूं प्रीति जी। इन कर्नाटक में चुनाव जीत के आए, सिर्फ एक स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं, पूरी देश का छोड़कर। सिर्फ कर्नाटक में 48 लाख घरों में हमने जल दिया। केवल कर्नाटक में हमने लाखों घर आवास योजना से बनाए। और एक बात, आप बंगाल से आती है, आपसे सटा हुआ झारखंड है, इन्होंने कहा एम्स की बात। अति पिछड़ा जिला में गोड्डा जिला आता था, गोड्डा लोकसभा आता था, वहां पे एम्स पहली बार नरेंद्र मोदी जी के सरकार में बना। योजना भी 2014 के बाद बनी और इंप्लीमेंट भी उनके रहते हुए हुआ। और 2 एम्स पहले थे, 7 इनके कार्यकाल तक प्रस्तावित हुए थे, उसके बाद 12 एम्स जो कंप्लीट हुए इसी नरेंद्र मोदी जी सरकार के कार्यकाल में हुए, इनकी योजना के तहत हुए। केवल एम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई जगह थे जहां रेल अभी तक नहीं पहुंचा था, इस मोदी सरकार में पहुंचा। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं, 7 किलोमीटर रोड और 34 किलोमीटर रोड, बेसिक डिफरेंस है, देख ले, कहीं भी अवेलेबल है। परिमल जी देखिए मैं बतला दूं कि बीजेपी या हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता सामने बैठे हुए हैं, मैं इनको बतला दूं, इन्होंने कई योजना का नाम लिया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से फ्लॉप, राइट। इसमें जो मॉडर्न क्रिमिटोरियम की व्यवस्था 151 एज आई एम रिकॉलिंग बनाने की बात थी, राइट। आपने देखा उत्तर प्रदेश में जो पैंडेमिक पीरियड में सबों को डाइट राहत प्रोवाइड किए गए, कई योजनाएं, कई प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत थे जिसके प्रारंभ भी बने, शुरुआत भी नहीं हुए। फिर देखिए मेक इन इंडिया पूर्ण रूप से फ्लॉप हुआ, राइट। 2 करोड़ रोजगार का वादा, मात्र जो डेटा है 7 लाख लोगों को इन्होंने 9 वर्षों में रोजगार दिया। आखिर कहाँ जाएंगे? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की। भारत की पहलवान बेटियां जो है वह संसार हुई और भारत की महिलाएं संसार हुई। इन्होंने प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया। बिल्किस रेप कांड के अभियुक्तों को इन्होंने महिमामंडित किया। अब जब संपूर्ण भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, उस समय इन्होंने उसको मुक्त किया। और आपको बता दें कि जिस बोर्ड की अनुशंसा पर बिल्किस के रेप कांड के अभियुक्तों को समाधान दिए गए थे, उसमें कई लोगों को जेल की नियुक्ति कर दिया गुजरात में। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, ये किसी फ्रंट पर सफल नहीं है।
भारत की जनता जान मेरी चुकी है। आवाज और आ यही रही है कारण आपको? है कि आपकी एक बार आवाज हमारे नहीं आ रही आदरणीय है, नेता परिमल जी। नीतीश कुमार यहाँ से एक शब्द बोलते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रेम कुमार और जी। पसीने छूटने लगते हैं। प्रेम कुमार जी के पास आपकी आवाज नहीं आ रही है परिमल जी, ना मेरी आवाज आपके पास जा रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रेम कुमार जी, तमाम चीजें ठीक है, दोनों पार्टियां हैं, बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, महागठबंधन है, अपनी अपनी बातें हैं, सवाल शिकायत कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, लेकिन ऐसे में चुनाव जल्दी कराए जाएंगे, जल्दी जल्दी तैयारियां कर लीजिए, योजनाओं को लागू करवा दीजिए, अधिकारियों को ये बोलना, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जल्दी जल्दी योजनाओं को लागू करवा दीजिए, इसके कई मायने हो सकते हैं, निकाले जा रहे हैं राजनीतिक परिदृश्य से। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रीति जी, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है इसमें कोई गलत बात नहीं कही है। मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक रूप से एक ऐसा बयान है जिसमें उनको राजनीतिक नुकसान कुछ होना नहीं है। हाँ। और एक बात यह है, लेकिन मैं ऋषभ जी की बात पर आना चाहता हूं कि ऋषभ जी जिस तरीके से नीतीश कुमार को गलत ठहरा रहे हैं, भाई इनसे बुरे शब्दों में नरेंद्र मोदी जी ने डीएनए खराब है दोहराया था, और तब भी जीतन राम मांझी ही थे जिनके बहाने उन्होंने ये बात कही थी कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। मुझे नहीं मालूम था, उन्होंने याद किया था पुरानी घटना को कि हमारी थाली से खाना छीन लिया था, इन्होंने बुला के न्योता दे के वापस कर लिया था नीतीश कुमार जी ने। तो तब मैंने समझा नहीं था, जब जीतन राम जी के साथ ऐसा व्यवहार किया तो समझिए मुझे समझ में आ गया कि इनका डीएनए में ही कुछ खराबी है। तो नीतीश कुमार जी ने हालांकि उसको बिहार की आबादी के साथ जोड़ के डीएनए का सवाल बना दिया था, लेकिन डीएनए ही अगर खराब है तो उन नीतीश कुमार जी के साथ आप सरकार बनाने क्यों चले जाते हैं? भाई ऋषभ जी, अगर नीतीश कुमार इतने खराब हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चली जाती है सरकार बनाने के लिए? इसलिए नीतीश कुमार को जब आप कोसते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ जाती है, वो बुरे हैं तो वो उन बुरे के साथ आप सरकार क्यों बनाते हैं? ये बड़ी बात अच्छा, है जो ध्यान रखना चाहिए। ऋषभ जी, क्या समय से पहले चुनाव हो सकते हैं? क्या पार्टी का ऐसा प्लान है? क्या पार्टी ऐसा सोच रही है कि 2023 में ही आम चुनाव करा लिए जाएं? प्रीति जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, फिर प्रेम जी के सवाल का जवाब दूंगा। पार्टी संविधान के तहत चलती है और संविधान के तहत जब भी चुनाव होगा हम उस रूप से चुनाव लड़ेंगे। ये बिल्कुल सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि हम उन पार्टियों में से हैं कि छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, हमारे लिए हर एक इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मकसद जनता का सेवा होता है, जनता के लिए कार्य करने का होता है, इसलिए हम तैयार रहते हैं। नहीं, अब या तो हाँ या फिर डिनाई, या 2024 में जो समय है तब आम चुनाव होंगे, या 2023 में करा लिए जाएंगे, जैसा कि नीतीश जी बोल रहे हैं कि कोई ठीक नहीं है, ये हो सकता है कि 23 में संपन्न करा लें आम चुनाव। नीतीश जी, मैं मानता हूं कि आप एक मंझी हुई एंकर हैं और बड़ा अच्छा से जानती है बातों में लोगों को फंसाना, लेकिन यहां मैं फंसूंगा नहीं। ये जवाब देने का अधिकार चुनाव आयोग का है कि चुनाव कब होगा, तो मैं उस चुनाव आयोग का पार्टी में क्या इस तरह की सरगर्मियां हैं कि पार्टी में अंदर अंदर बातें पार्टी वही फॉलो करेगी जो चुनाव आयोग कहेगा। चुनाव आयोग कहेगा कल इलेक्शन है तो हम इलेक्शन में जाएंगे, हम उस चीज को फॉलो करेंगे। लेकिन एक विषय जो यहां पे निकल कर आया, जो आदरणीय प्रेम कुमार जी ने कहा कि नीतीश कुमार डीएनए और सारी बातें इन्होंने कही, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर। एक बिहार का एक सामान्य नागरिक भी आज सेंटिमेंट से जुड़कर देख रहा होगा तो यही सोचेगा कि आखिर हर बार क्यों नीतीश कुमार, क्यों ऐसा? जहां तक भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जुड़ी, मैं मानता हूं हमने लंबे समय तक उनके साथ कार्य किया है, लेकिन हमने उन्हें 2 बार मौका दिया कि एक इंसान अगर घर का कोई बिगड़ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उन्हें बात से समझा लें, प्यार से समझा लें। अगर वो यही ठान लिया कि मेरी फितरत ही है बिगड़ना, तो हम सलाम कर लेते हैं। और हमारे गृह मंत्री ने भरे मन से कहा है कि अब कोई संकोच नहीं है, नीतीश कुमार को हम कतई लेके साथ नहीं चलेंगे। ठीक है परिमल कुमार जी, जून में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का दौरा है बिहार, ऐसे में बिहार के दौरे में 2 बड़े दिग्गज आपको नजर आएंगे जून में, इसी महीने में। अब ऐसे में कहीं इस पूरे दौरे को लेकर के तो नीतीश कुमार ये नहीं कह रहे कि जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए, क्या पता इसी साल चुनाव करा लिए जाए। हालांकि सवाल का जवाब ऋषभ जी नहीं दे रहे हैं, उससे बच रहे हैं, कह रहे हैं ये चुनाव आयोग जवाब देगी। इसका जवाब मेरे पास नहीं है कि इस साल चुनाव होंगे या अगले साल। बोलिए। देखिए, मैं बतला दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के कार्यों की विश्वसनीयता के आधार पर आप लोगों ने ही, मीडिया कर्मी ने ही उन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया, और उनकी विश्वसनीयता अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह, क्योंकि लोग सभी जो पार्टियां हैं जो महागठबंधन में शामिल हो रही है वो ये बात समझती है कि आदरणीय नीतीश कुमार संविधान के जो संविधान में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए
हम लोगों ने बीजेपी को इसलिए दरकिनार किया था कि इन्होंने आरएसएस के जो सांप्रदायिक एजेंडे को लागू करने का प्रयास किया था। तो हमारे नेता जीरो टॉलरेंस फॉर ऑल क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के लिए जाने जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो स्टेटमेंट देते हैं हमारे नेता, उसका प्रभाव ये होता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के पसीने छूटने प्रारंभ हो जाते हैं। राइट, जो कि ये तो इनका तो उद्देश्य मात्र किसी तरह सत्ता से प्राप्त करना है। अब अभी भी देखिए, अभी भी जो स्थिति बन रही है कि हमारे नेता ने लोग जन कल्याणकारी कार्यों को पूर्ण करने की बात की, चुनाव की बात नहीं की, लेकिन ये तो बीजेपी 24 आवर्स या 5 वर्ष ये चुनावी मोड में रहती है। इसका जन कल्याण से तो इनको मतलब है नहीं, ये तो संविधान को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से आपको बतला दे कि इनको भय है जैसे जैसे समय बीतेगा विपक्षी एकता और भी पुख्ता होता चला जाएगा और इनकी स्थिति और भी बुरी होती चली जाएगी। यह भी एक आशंका का कारण है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने कहा। और जहां तक नेताओं का बिहार में आगमन का प्रश्न है, तो मैं आपको बतला दूं, जब से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने इनको बिहार के राजनीति के सत्ता से बेदखल किया और अखिल भारतीय स्तर पर संविधान में विश्वास करने वाले दलों को एकजुट करने का काम किया, इनके पसीने छूट गए। मैं उदाहरण देता हूं, सीमांचल प्रदेश में, सीमांचल क्षेत्र में जब ये अमित शाह आए थे तो 30 मिनट में, आधे घंटे में उन्होंने 31 बार हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का नाम लिया। यही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है। ये समझते हैं कि कहीं भी विश्वसनीयता उस लेवल पर नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ, ऋषभ जी नहीं है, प्रवक्ता बीजेपी के वो हैं, मैं एंकर, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप पता नहीं मेरी आवाज को भी ऋषभ जी की आवाज सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब नहीं देने दे रहे। मैं ये कह रही हूँ, अमित शाह मुंगेर जाएंगे, ठीक है, 29 जून को, लेकिन मुंगेर में अमित शाह की लोकप्रियता है, वहां के जो लोग हैं उनमें गृह मंत्री के लिए लोकप्रियता है। ऐसे में मेरा जो सवाल है वो आपसे नहीं है, प्रेम कुमार जी से है। प्रेम कुमार जी, अगर हम लोकसभा के शुरुआत की बात करें कि चलिए लोकसभा का जो चुनाव है उसके प्रचार का जो शुरुआत है वो हो रहा है, तो ऐसे में बिहार को चुनना और बिहार में शुरुआत करना, जेपी नड्डा 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रीति जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण था। बीजेपी को पिछले चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश से सीटें घटेंगी तो हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन हुआ था। तो बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार जी की पार्टी को अपनी जीती हुई 5 सीटें भी दे दी थी कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे, इतनी अहमियत दी थी नीतीश कुमार को। तो आज जो सिचुएशन है नीतीश कुमार जी के अलग होने के बाद, वहां भी मजबूत गठबंधन है, तो कहीं 40 में 39 सीटों वाला प्रदर्शन कर चुका एनडीए इस चुनाव में क्या करेगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे, ये चिंता बीजेपी नेतृत्व को खाए जा रही है। इसीलिए जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, सबके प्रोग्राम वहां बन रहे हैं और बनेंगे। लेकिन चूंकि बिहार में बीजेपी ने आज तक इतने साल सत्ता में रहे नीतीश कुमार जी के साथ, फिर भी अपना कोई चेहरा बना नहीं पाए जिनके नाम पर वो वोट कर सकें, वोट मांग सकें। ये सबसे बड़ी कमजोरी है बीजेपी की। अगर उन्होंने एक लीडरशिप खड़ा किया होता, चेहरा खड़ा किया होता, तो फिर नरेंद्र मोदी जी के भरोसे नहीं रहते। फिर बिहार की लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट करते कि लीजिए हम इतनी सीटें आपको दे रहे हैं, तब उनको किसी नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। आज फिर उनको जरूरत पड़ रही है, जीतन मांझी की जरूरत पड़ रही है, मुकेश सहनी की जरूरत पड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत पड़ रही है। उनको डिपेंड करके ही सियासत करनी है बिहार में। बहुत बड़ा सवाल है। ऋषभ तिवारी, जवाब। देखिए प्रीति जी, इन्होंने कहा कि राज्यों के जो चुनाव है ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव भी अब आने वाले में आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए बार बार जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो गठबंधन में हैं उनको आप मिलाना चाह रहे हैं। बोलिए। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता परिमल जी मेरा नाम नहीं है। परिमल जी प्लीज बोलने दीजिए। परिमल जी प्रवक्ता जवाब देने दीजिए। जवाब परिमल जी बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। उनका समय है अभी, 2 मिनट बोल लेने दीजिए। आप कैसे सवाल करोगे इसमें? जी प्रीति जी, मैं जवाब दे रहा हूं कि हम उन पार्टियों में से हैं जो विश्वास रखते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो अगर कोई पार्टी हमारे साथ मिलकर विश्वास के साथ चल रही है, देखने का विषय यह है कि उसकी नीतियां क्या है, उनके नेतृत्वकर्ता क्या सोच रहे हैं, उस पॉइंट से हमारा आला कमान डिसीजन लेगा। और जहां तक इन्होंने कहा
कि आपने फेस नहीं दिया। हमने लंबे समय तक नीतीश कुमार पे विश्वास करके उनको चीफ मिनिस्टर बना के बिहार में काम करने का प्रयास किया, लेकिन अगर किसी की फितरत ही छलना हो, किसी की फितरत ही पीठ पीछे चाकू भोंकना हो, तो मुझे लगता है बिहार की जनता इस बार सतर्क है। उन्हें पता है कि इस बहरूपिये से बच के रहना, ये हर समय सत्ता भोग के लिए कभी इधर कभी उधर करेगा और वो भाजपा के साथ जाएगी। चंद्रमोहन शर्मा देखिए चंद्रमोहन शर्मा एक सेकंड जवाब दे दिए चंद्रमोहन जी को। चंद्रमोहन जी जल्दी से। प्रीति जी, भाजपा की जो बखलाहट है वो पूरी तरह से इससे चलते हैं क्योंकि साउथ भाजपा के हाथ से फिसल चुका है। हाँ। महाराष्ट्र कर्नाटका उसके हाथ से जा चुका है। अभी की हार दिल्ली, पंजाब और हिमाचल और कर्नाटका की हार से त्रिमलाट है। यही कारण है कि आरएसएस ने बोला कि मोदी मैजिक से अब चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि पिछले जितने भी चुनाव है उसके अंदर भाजपा बिना एजेंडे और बिना एजेंडे के जाके इलेक्शन जाती रही, एक चेहरे से इलेक्शन जीतती रही। 2 इलेक्शन देश की जनता जितवा गई, जो आपने झूठ बोल के जीते। आज उन 14 से 19 तक के सरोकारों के अगर हम उन वादों को इकट्ठे कर ले जो इनके नारे थे, तो आज विकराल रूप के ऊपर इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते जा रहे हैं, जिसके कारण आरएसएस ने इन पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कराया। वो क्लियर हो सकता है कि उसका प्रेशर कहीं ना कहीं भाजपा के सेंटर के ऊपर, हाईकमान के ऊपर पड़ चुका है कि अगर इस तरह का सपोर्ट आरएसएस उससे छीनता है तो हमें शायद इलेक्शन पहले करवा लेना चाहिए। ये एक तात्पर्य निकलता है इस बात से, क्योंकि अगर उनकी खुद की सहयोगी, आप देखिए, आप शिवसेना के साथ कितने टाइम तक रहे, आपने पीठ में छुरा घोंप दिया उसके साथ। आप अकाली के साथ रहे कितने टाइम तक, आपने उसकी पीठ के छुरा घोंप दिया। आप जेडीयू के साथ लगातार रहे, उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया आपने। अभी तो आपकी जेजेपी के साथ आपका संबंध खराब होता जा रहा है। कल जेजेपी की जो स्टेटमेंट आई है इनके लिए, तो महागठबंधन में लग रही है ना, लेकिन सेंध तो महागठबंधन में लग रही है चंद्रमोहन जी। देखिए आज की डेट के अंदर अलग बात है, लेकिन सेंध आप देखिए 2 दिन पहले की खबर है, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया महागठबंधन से। देखिए आज की सिनेरियो के ऊपर आप खड़े होकर देखते हैं तो एनडीए खंड हो चुका है और यूपीए जो है वो यूनाइटेड होता चला जा रहा है। कारण क्या है कि जब सत्ता से जाने के बाद क्षेत्रीय और बड़े नेता अपने एजेंडे के साथ, अपने मुद्दों के साथ एक यूपीए पैनल के ऊपर आके खड़े हो रहे हैं और एनडीए के अंदर लगातार एनडीए में भाजपा के बड़े नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों का हनन कराया और उनको यूज कराया। इसी कारण उसकी साथ की पार्टियां उनका दामन छोड़ती चली जा रही है। इसलिए एनडीए का खंड होना, और जिस बात को अभी कह रहे प्रेम जी ने बात बोली थी, डीएनए का पेशेंट खड़ा किया था, उसी के ऊपर तो जीतन मांझी का पेशेंट खड़ा हुआ था और आज उसी को आप गले लगा रहे हैं। तो मैंने वही तो कहा, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। ये तो भाजपा की नीति है कि अपने पैरल के ऊपर आप आ जाओगे। अब शिंदे के लिए वो क्या कह रहे हैं, मेंढक है। हाँ। अगर कल एक कमेंट्स दे दिया गया, उसके लड़के की एमपी सीट के ऊपर भाजपा नेता दावा रखते हैं और शिंदे जी एक पोस्टर निकाल देते हैं और उसके अंदर फडणवीस को बाहर कर देते हैं, तो उसके भी आपके ऊपर इतना बड़ा कमेंट्स आ जाता है। फाइनल कमेंट प्रेम कुमार जी, उसके पहले ऋषभ तिवारी कुछ कहना जल्दी से। उसके बाद प्रीति जी, इन्होंने का खंजर भोंक देना और उन्हें साइडलाइन कर देना। शिवसेना में हमने खंजर नहीं भोंका, उनके पार्टी में अंतर कला से वजह से वो अलग हुए, हमने किसी को नहीं तोड़ा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार को हमने नहीं निकाला, वो सत्ता भोग के वाला मित्र वही काम होगा, बजरंग बली वाला। जहां तक बात है जेजेपी की, वो हमारे साथ मजबूती से है और मजबूती से रहेंगे। हमने कभी किसी को अपने से अलग नहीं किया। प्रेम कुमार जी, देखिए प्रीति जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कभी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री मटेरियल कहा था, हम लोगों ने या किसी दूसरे ने नहीं कहा था, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था। और आज इस बार नीतीश कुमार जी के पास पूरा मौका है कि वो खुल करके एक गठबंधन की सियासत को सामने रख के एक चुनौती पेश करे और उसमें वो लगे हुए, भी ठोक सकते हैं, उसमें वो लगे हुए। तो इसी वजह से कहीं वो सफल ना हो जाएं, तो उनके हर शब्द को अहमियत दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया से लग रहा है कि वो गंभीरता से ले रहे हैं। छोटा रखिएगा ऋषभ तिवारी, जल्दी से छोटा। देखिए, मैं फिर से कहूंगा, नीतीश कुमार जी के झांसे में जनता नहीं आएगी और भाजपा अपने विकास के मुद्दों से चुनाव लड़ेगी। ये सब फिर से एकजुट हो रहे हैं केवल दिखावे की राजनीति के लिए। लास्ट लाइन मेरा, इनकी एकता में अनेकता है, सत्ता भोग के लिए एकजुटता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट, फाइनल छोटा। महाकालीडोर के ऊपर महाकालेश्वर में हो गया। हाँ। और इंसाफ का काउंटर जंतर मंतर पे हो गया, जब बेटी को डराया गया और एक मंत्री को बचाया गया। भाजपा के दिन बुरे आने वाले हैं। ठीक है, महासचिव जदयू के परिमल जी, फाइनल कमेंट। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 2-3 लाइन बताता हूँ कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी है उससे बेसिक डिफरेंस, हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं संविधान फाइनल कमेंट पार्टी लाइन है भाई। जनता दल यूनाइटेड ने कभी नहीं कहा कि हमारे आदरणीय
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में, और साथ ही अपनी अपनी बातों को रखा। जिस तरीके से आपने देखा पॉलिटिक्स, सियासत, इसमें लगातार जिस तड़के और झोंके का राजनीतिक अलग अलग शब्दों का तड़का लग रहा है, उससे आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार होने वाला है। अलग अलग बोल, अलग अलग स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आप देखिए राजनीति किस स्तर पर है। ऐसे में 2024 अभी थोड़ा दूर है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक गलियारों में कौन से शोर शराबे और शब्द सुनाई देंगे, इससे हम आपको परिचित जरूर करवाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, इंडिया का सवाल।